Bismillahirrahmanirrahim. Point number 156. Hemolytic anemia associated with unconjugated hyperbilirubinemia. Note the causes of normocytic anemia: intrinsic hemolytic anemia, anemia with intrinsic cause, reticulocyte count increased. In extrinsic hemolytic anemia, reticulocyte count increased. ये दो टाइप्स हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया की, जिनको तकसीम किया गया है इंट्रिंसिक कॉज और एक्सट्रिंसिक कॉज की बेस पर। इंट्रिंसिक मतलब कि जो अंदर मौजूद है रेड ब्लड सेल के, जैसा कि हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, जिसमें रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में एक डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन टूट जाती है। टूटने की वजह से स्मॉल राउंड आरबीसीज विद लेस सरफेस एरिया, जिनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सेंट्रल पेलर भी अफेक्ट होती है, उसकी वजह ये है कि जो आरबीसी है वो कन्वर्ट होता है स्फीरोसाइट्स में। जब आरबीसी स्फीरोसाइट्स में कन्वर्ट होता है तो उसका जो सेंट्रल पेलर है या डिस्क शेप जो नॉर्मल आरबीसीज हैं वो नहीं रहते। MCHC इसका बढ़ जाएगा और कूम्स टेस्ट नेगेटिव होगा। कूम्स टेस्ट के बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। दूसरी इंट्रिंसिक कॉज जो इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया में पाई जाती है वो है आरबीसी में एक डिफेक्ट होगा जिसको कहेंगे G6PD डेफिशिएंसी। ये एक एंजाइम है जिसका फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ऑक्सीडेटिव डैमेज आरबीसीज की मेम्ब्रेन को अगर हो जाए तो उससे आरबीसी डैमेज हो सकता है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कुदरत ने निज़ाम रखा है वो एक एंजाइम G6PD है जो कि ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करता है। अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो ये एक इंट्रिंसिक कॉज बन जाएगी आरबीसीज को डैमेज करने के लिए। इसमें भी आरबीसीज की मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसी हेमोलिटिक एनीमिया। जब आरबीसी डैमेज होगा तो हेमोलिसिस होगी। हेमोलिसिस मतलब कि वो ब्लड की लाइसिस, ब्लड सेल्स की का टूट जाना। इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अफेक्ट्स ओनली मेल्स, क्योंकि एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा, हिंट्स दिए जाएंगे कि अब 50-year-old फीमेल टुक फेवाबीन्स और टुक एन एंटी मलेरियल ड्रग। सारा सिनारियो आपको मैच कर रहा होगा G6PD से, लेकिन एक चीज़ है कि वो फीमेल पेशेंट है, वो G6PD नहीं होगा, वो मलेरिया होगा या ब्लैक वाटर फीवर होगी। ये आगे चलकर इस पर बात होगी जब MCQ इसके डिस्कस होंगे। इसमें कुछ बॉडीज़ बनती हैं हाइंस बॉडीज़। जैसा कि आपको मालूम है कि NAPDH कम हो जाता है इस डिजीज़ में, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करेगी कि HB को प्रेसिपिटेट करेगी आरबीसी के अंदर एज हाइंस बॉडीज़। यानी कि HB जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बर्दाश्त ना करते हुए आरबीसी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा एबनॉर्मली। उस एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ HB इनसाइड द आरबीसी को हम कहेंगे हाइंस बॉडीज़। और हाइंस बॉडीज़ ऐसे समझ लें कि आरबीसी के अंदर एक डिफेक्ट है जो कि G6PD की डेफिशिएंसी से पैदा हुआ है। स्प्लीन इसको डिटेक्ट करेगी और डिटेक्ट करने के बाद उसमें से उस हाइंस बॉडी को निकाल लेगी और सेल मेम्ब्रेन को भी थोड़ा सा निकाल लेगी। तो एक बाइट सेल बनेगा। जैसे एक सेल एक कंप्लीट सफ़ियर है, उस सफ़ियर और डिस्क शेप्ड सेल में से एक पर्टिकुलर सेगमेंट बाइट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर सेगमेंट बिटन सेल को बाइट सेल कहेंगे। अब बढ़ते हैं G6PD की कॉजेज़ की तरफ। कुछ ड्रग्स हैं 6 से 7 जो कि G6PD कॉज करेंगी। इनका निमोनिक है हेमोलिसिस इज डी पेन। हेमोलिसिस में दर्द होती है, हेमोलिसिस निकाल लें
ISDPAIN। इससे आपके टोटल 7 ड्रग्स बनते हैं जो कि G6PD डेफिशिएंसी कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले आइसोनाइजिड जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है, सल्फोनामाइड्स आल्सो कॉल्ड एज सल्फा ड्रग्स, जिसमें सल्फा मिथोक्साजोल और सेप्ट्रॉन, जिसमें सल्फासेलाजीन और चंद एक और ड्रग्स शामिल है। डेप्सोन जो कि एक एंटी लिप्रोसी है, डर्माटोलॉजिस्ट इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। प्राइमाक्विन, इट इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग, everyone is familiar with this. Aspirin, it is a blood thinning drug. Ibuprofen, NSAID, nitrofurantoin, another antibiotic used to treat urinary tract infections. दो इंट्रिंसिक कॉजेस के बाद आगे बढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया की तरफ, जिसमें हेमोलिसिस हो रही है रेड ब्लड सेल्स की, कॉज लेकिन उसका ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि ब्लड में मौजूद है। एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया की पहली कॉज ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, एक ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो कि है इसकी इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की, डेट इज SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस, एंड सर्टेन ड्रग्स जिसमें पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन शामिल हैं। ये दोनों ऑटो इम्यूनिटी पैदा करके एंटीबॉडीज़ पैदा करेंगी अगेंस्ट RBCs, सिंपल एज डैट, जिसकी वजह से हेमोलिसिस होगी। अब देखेंगे इसमें जो कॉज है हेमोलिसिस की वो RBC की मेम्ब्रेन के अंदर या RBC के किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी से नहीं है, बल्कि एक एक्सट्रिंसिक कॉज है जो RBC से बाहर ब्लड के अंदर मौजूद है, जिसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल IgG, IgM, और इसमें कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा। IgG, IgM क्यों प्रोड्यूस होंगे? एक तो ऑटो इम्यूनिटी हो गई, कुछ ड्रग्स हो गई। नंबर 3, इन्फेक्शंस। दो इन्फेक्शंस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, एक माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाए एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाए एंड इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, या आप लिख लें कहीं पे या याद कर लें। कूम्स टेस्ट ये होता है कि एंटीबॉडीज़ जो कि ब्लड में मौजूद हैं उनका रिएक्शन कराया जाए लेबॉर्ट्री में एंटीबॉडीज़ के एंटी हार्मोन प्रोटीन्स के साथ, जिसमें एंटी IgG या एंटी IgM शामिल है। जब आप पेशेंट का सैंपल लेंगे, उसके RBCs को अलग करेंगे और उसमें जो RBCs की सरफेस के ख़िलाफ़ जो IgG पैदा हुआ है वो उसके साथ स्टिक है RBC की सरफेस के ऊपर, या IgM जो RBC की सरफेस के ऊपर स्टिक है। जब आप बाहर से एंटी IgG या एंटी IgM केमिकल्स डालेंगे वो उस RBC के सरफेस पे जाके एग्लूटिनेशन पैदा करेगा, जिसकी वजह से एक रिएक्शन होगा जिसको कूम्स टेस्ट कहते हैं। कूम्स टेस्ट ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में पॉजिटिव आएगा। इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लेकिन उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 पे देखें, एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया की चौथी कॉज है इन्फेक्शंस, जिसमें सर फहरिस्त ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करने वाले दो इन्फेक्शंस जो हमने पहले आपसे अर्ज किए हैं, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाए एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन दो के बाद एक और इन्फेक्शन जो ये कॉज कर सकता है वो है मलेरिया। मलेरिया कैन कॉज हेमोलिटिक एनीमिया एंड दैट वुड बी एक्सट्रिंसिक। अब नंबर 2 और नंबर 3 कॉजेज ऑफ द एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया में माइक्रो एंजियोपैथिक एंड मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया शामिल है। ये दोनों कॉजेज एक सेल जो RBC है उसको शिस्टोसाइट में कन्वर्ट करती हैं। शिस्टोसाइट को हम हेलमेट सेल भी कहते हैं। इट शेप्ड लाइक अ हेलमेट इंस्टेड ऑफ ए डिस्क शेप्ड। इसकी वजह यह है कि RBCs are freely circulating inside the blood vessel. But if there are micro and macro thrombi inside small and large blood vessels,
inside small and large blood vessels if there are thrombi. These thrombi can split the RBC moving inside the blood vessel. This splitting of the RBC causes schistocyte formation or helmet cell formation. Hemolytic anemia due to angiopathy, इसकी टोटल 5 causes हैं, जिसमें नंबर 1 माइक्रोथ्रोम्बाई ड्यू टू TTP-HUS, DIC disseminated intravascular coagulation, HELP, hemolysis, hemolytic anemia, elevated liver enzymes and low platelets. ये तीनों ब्लड की ऐसी पैथोलॉजीज़ हैं जिसमें क्लॉट्स बनते हैं ब्लड में. अब इनके क्लॉट्स की फॉर्मेशन की वजह से रेड ब्लड सेल मुतासिर होंगे, उनकी जो फ्री स्ट्राइड है विद इन द ब्लड दैट वुड बी अफेक्टेड. प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स, ये इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एंजियोपैथिक और मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया एंड एओर्टिक स्टेनोसिस. प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स में और एओर्टिक स्टेनोसिस में ये हो सकता है कि इन वाल्व्स के मौजूद होने की वजह से, चूँकि ब्लड ने अल्टीमेटली हार्ट में आना है, वहाँ से सर्कुलेट करना है, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स और एओर्टिक स्टेनोसिस में ये होगा कि चूँकि ब्लड ने हार्ट में ही आना है अल्टीमेटली और हार्ट से जाके पूरी बॉडी में सप्लाई करना है. अगर हार्ट में एक फंक्शन है, एक हथौड़ा पड़ा हुआ है जो ब्लड वेसल्स को हिट कर रहा है, बार बार ब्लड सेल्स को हिट कर रहा है, तो ब्लड सेल्स ने टूटना ही है, तो टूट के वो बनाएंगे शिस्टोसाइट्स, हेलमेट सेल्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ माइक्रो एंजियोपैथिक एंड मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया. अब हेमोलिटिक एनीमिया में एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग जो आपने याद रखनी है, यहाँ पे देखें, रिमेंबर हेमोलिटिक एनीमिया इज एसोसिएटेड विद अनकंजुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जो भी आपको सिनारियो आएगा इसके मुतालिक, उसमें वो आपसे यही ज़्यादातर उसमें मेंशन यही होगा कि हेमोलिटिक एनीमिया के साथ आपको डायग्नोसिस तो नहीं देंगे ना. सिनारियो होगा, सिनारियो में जो बिलीरुबिन है वो ज़्यादा बताया जाएगा, डायरेक्ट बिलीरुबिन कम और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू. इसकी वजह यह है कि ब्लड सेल्स आरबीसीज की लाइसिस के बाद मैक्रोफेजेस कंज्यूम आरबीसीज एंड ब्रेक डाउन हीमोग्लोबिन. Globin is broken down into amino acids. Heme is broken down into iron and protoporphyrin. Iron is recycled, but what happens with the protoporphyrin is that it is broken down into unconjugated bilirubin, which is bound to serum albumin and delivered to the liver for conjugation and excretion into bile. अब लिवर की भी एक कैपेसिटी है बिलीरुबिन को कंजुगेट करने की. अगर ब्लड सेल्स की हिमोलिसिस ही इतनी है कि उसमें लिवर के पास जो कंजुगेशन एबिलिटी है वो सैचुरेट हो जाती है, तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो ब्लड में सर्कुलेट करेगा और जिसकी वजह से अनकंजुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया पैदा होगा. दूसरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो आपको क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली खासकर बाय लैब्स इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में खासकर प्रेजेंट होगी, वो है सीरम हेप्टोग्लोबिन की क्वांटिटी में डिक्रीज हो जाना. हेप्टोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है जो कि फ्री एचबी को बाइंड करेगा. इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में ये होगा कि फ्री एचबी सर्कुलेशन में जैसे ही रिलीज होगी, हेप्टोग्लोबिन इसको बाइंड करेगा. जितनी फ्री एचबी रिलीज होगी, हेप्टोग्लोबिन उतना बिजी होता जाएगा एचबी को बाइंड करने में, जिसकी वजह से हेप्टोग्लोबिन की क्वांटिटी में खासी कमी आएगी. इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड हेप्टोग्लोबिन.